आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के भूगोल का कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऋणात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। क्या? तो ऋणात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। तो ऋणात्मक विकास किसको कहेंगे। देखिए कह रहा है अगर किसी देश की आयात मूल्य होता है और एक होता है निर्यात मूल्य। जब हम लोग हमारे देश भारत देश, ठीक है, जब हम लोग अपने ही देश से कुछ वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। जब दूसरे देश से अगर हम लोग कुछ लेते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो कह रहा है आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से, देखिए कह रहा है उसके निर्यात मूल्य से अधिक है। हम लोग जो आय जो की वह ज़्यादा और निर्यात जो किए क्या तो कम से अधिक होता है तो उस देश का क्या व्यापार संतुलन क्या ऋणात्मक अथवा इसको फिर आप कह सकते हैं प्रतिकूल कहलाते हैं। जब हम लोग हमारे देश से कुछ वस्तु जो हम लोग जो दूसरे देश में बेचते हैं, मान लीजिए हम लोग कितना तो 50 कुंटल या 50 टन हम लोग को क्या बेच दिए, चावल दूसरे देश में बेचे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। और अगर फिर दूसरे देश से हम लोग खरीदते हैं, अगर हम लोग दूसरे देश से खरीद रहे हैं, यानी गेहूं खरीद लीजिए 100 टन गेहूं खरीदी, तो कह रहा है आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से क्या है तो अधिक है। तो व्यापार क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, यानी व्यापार संतुलन ऋणात्मक या फिर जिसको कहते हैं प्रतिकूल कहलाते हैं। इससे देश की देखिए अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, क्योंकि आप के पास यानी पैसा कम है, आपके पास पैसा कम है और आप दूसरे देश से ज़्यादा कुछ खरीद रहे हैं, तो यानी आपका अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को यानी हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक विकास, इस क्या कहेंगे, ऋणात्मक विकास कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। कह रहा है भूमध्य कृषि जो होता है तो भूमध्य सागर है उसके इर्द गिर्द, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द यानी अगल बगल में जितने भी देश है वहां पर जो कृषि होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि कहेंगे। तो कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि जलवायु क्षेत्रों में जाने जाने वाले कृषि जो भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। यहाँ पर अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि होते हैं, यहाँ अति विशिष्ट व्यापार की कृषि होती है, ऐसे फसल लगाए जाते हैं और ऐसे यानी वहाँ का जलवायु है जो वहाँ अच्छे खासे यानी क्या व्यापारिक कृषि होते हैं जो यानी दूसरे देश में बेच सकते हैं। जैसे कह रहा है क्या अंगूर, क्या अंगूर तो अंजीर और जैतून, ये जो कृषि जो है ये किस क्षेत्र में, तो कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि भी कहते हैं। अंगूर की कृषि यहाँ की कृषि की एक प्रमुख विशेषता है, इसकी भी यानी विशेषताएं है, अंगूर जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय, फिर ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा
ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत का उल्लेख करें। यहाँ बोला गया है अनवीकरणीय, तो हम लोग अनवीकरणीय के बारे में लिखेंगे। जैसे कह रहा है क्या, प्राकृतिक गैस या फिर आप कोयला भी दे सकते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल पेट्रोल इसके अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कोयला, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछा गया है क्या, अनवीकरणीय स्रोत का उल्लेख कीजिए। कह रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, यहाँ हम 3 लिखे, यानी अगर 3 पूछेगा आपको तो 3 लिख देना है। तो अनवीकरणीय स्रोत जो है ऐसे अनवीकरणीय स्रोत यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जिससे यानी जिसको हम लोग प्रयोग करने से ऊर्जा अगर प्राप्त करते हैं वह क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ऐसे संसाधन को क्या, तो अनवीकरणीय कहते हैं। और उससे यानी जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे बिजली का निर्माण करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मशीनों को चलाया जाता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और क्या, कोयला, ठीक है। तो ये ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पर अगर पूछ देता नवीकरणीय स्रोत तो हम लोग क्या लिखते यहाँ, तो जल विद्युत लिखते और क्या लिखते, पवन ऊर्जा लिखते, ठीक है। तो ये हो गया क्या, नवीकरणीय, ये सबको यानी क्या आएगा, अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आयु संरचना, आयु संरचना का क्या महत्व है, आयु संरचना का क्या महत्व, आयु संरचना क्या होते हैं। कह रहा है विभिन्न आयु वर्ग, यानी एक देश में आपको, देश में, गांव में, घर में जो आपका परिवार है उसमें भी आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार की आयु के लोग हैं। जैसे कोई क्या है, वृद्धा है, तो कोई युवा है, कोई बच्चा है। तो कह रहा है विभिन्न आयु के वर्गों के लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु की संरचना कहते हैं। तो ये जो आपके परिवार में वृद्धा है, कोई बच्चे हैं, युवा है, तो इसको ही यानी क्या कहेंगे, आयु संरचना कहेंगे। आयु वर्गों का आकार विभिन्न देशों में अलग अलग होते हैं। यानी हम लोग अगर अपने परिवार में आप देखते हैं कोई क्या है, वृद्धा है, तो आप किसी को देखते हैं युवा है, तो कोई किशोरावस्था में है, कोई प्रौढ़ावस्था में, इस तरह के अलग अलग वहां पर भाग है। तो कह रहा है एक देश में भी समय समय पर, ये समय समय पर भी बदलता रहता है, ये फिर बदलता रहता है। इस प्रकार की 3 मुख्य आयु वर्ग है। जैसे कह रहा है 1 नंबर यानी 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, उसको किस वर्ग में रखेंगे, तो बाल वर्ग में रखेंगे। क्या, बाल वर्ग में रखेंगे उसको, ठीक है, यानी वह क्या है, बच्चा है, ठीक है। और जो 15 से 59 वर्ष के लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोरा फिर या फिर प्रोर वर्ग कह सकते हैं, या फिर प्रोरा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और 60 से ऊपर, जो 60 से ऊपर है वह उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी वृद्ध वर्ग, क्या, वृद्ध वर्ग या वृद्धा अवस्था में है। तो ये 3 क्या है, वर्ग है। और अलग देश में फिर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कोई क्या करता है, बच्चे से लेकर यानी 0 से लेकर 20 तक इसको फिर क्या, तो ये आश्रित अवस्था में रखते हैं। जैसे यहाँ पर भी यानी ये भी आश्रित है, यानी किसी पर आश्रित है, ये भी आश्रित है, ठीक है। और ये जो है क्या है, आपका परिश्रमी है, ये मेहनत करते हैं, ये किसी पर इस पर आश्रित है और ये भी इस पर आश्रित है। तो किसी देश में क्या होते हैं, यानी 0 से 10 वर्ष मान लेता है क्या, बाल्यावस्था। तो फिर 12
और यहाँ 12 से मान लेता है 20 वर्ष, इसको किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस तरह के भाग रखते हैं। इसलिए कह रहा है विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकता है और एक देश में भी समय समय ये जो बदलते रहते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चे को 0 से 14 वर्ष तक रखें, फिर 15 से 59 वर्ष के लोगों को यानी क्या पूर्व वर्ग में रखें, फिर 60 से जितने ऊपर जा रहे हैं ये इसको हम लोग वृद्धावस्था में रखें। तो कुछ वर्ष पहले मानव जो था तो वह 60 वर्ष में भी क्या करते थे, कार्य करते थे, यानी अपने आप पर आश्रित थे। वह लगभग 80 वर्ष से तब उसको क्या मानते थे, वृद्धा मानते थे। तो ये स्थिति बदल गया है। अभी क्या है, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक, ये 3 तरह के भाग है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र के नाम लिखिए। ये लगभग आपका 15 से 2015 से 2023 या 24 तक ये 3 से 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आप देख लीजिएगा, क्या आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। आर्थिक ऐसे ही यानी जैसे हम लोग यहाँ भी पढ़े देश की आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था, तो वही कह रहा है आर्थिक भूगोल की 2 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको बताना है क्या, संसाधन भूगोल और क्या दूसरा होता है उद्योग भूगोल। संसाधन भूगोल और उद्योग भूगोल, ये 5 क्वेश्चन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा किसके लिए, यानी जो 2025 में जो एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आज यही तक।